नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम मीरा है। हम दो बहनें और एक भाई थे। मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर में मेरी बात मानी जाती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे सुंदर भी थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी और हमेशा सपनों की दुनिया में रहती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, सपनों में किसी राजकुमार के ख्याल सजाने लगी। एक दिन कॉलेज के मैदान में मेरी सहेली कविता ने मुझसे कहा, मीरा तुम किसी राजकुमार की रानी बनोगी। तुम्हारी सुंदरता तो देखो, जो भी देखेगा दीवाना हो जाएगा। दूसरी सहेली ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए मेरी तारीफ की। मैंने नखरे से कहा, बस करो तुम दोनों, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन अंदर से मैं खुशी से झूम रही थी। मैंने कहा, देखना मेरा राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर आएगा और मुझे इस साधारण दुनिया से बहुत दूर ले जाएगा, जहाँ सिर्फ प्यार होगा। मेरी आंखों में चमक थी और दिल में हजारों सपने मचल रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी ज़िंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं होगी। घर में भी मेरा यही हाल था, सब मेरी नजाकत करते थे। एक दिन मम्मी ने रसोई से प्यार से आवाज़ दी, मीरा बेटी इधर आओ। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, जी मम्मी आ रही हूँ, बस कपड़े प्रेस कर लो। मम्मी ने गरम गरम पकोड़े की प्लेट बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये लो, तुम्हारे पापा खास तुम्हारे लिए लाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मीरा को देना। मैंने कहा, आप भी कमाल करती हैं, छोटी को क्यों नहीं दिए, वह तो रो रही होगी। मम्मी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, वह अभी खेल रही है और तू जानती है तेरे पापा की जान तुझ में बसती है, वो तेरी कोई फरमाइश नहीं टालते। लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ एक बहुत अजीब और भयानक खेल खेला। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी, सड़क पर भीड़ थी। मैं सहेलियों के साथ हंसती खेलती और अपने भविष्य के सुंदर सपने बुनती हुई सड़क पार करने लगी। अचानक एक बेकाबू और तेज रफ्तार ट्रक हमारी तरफ आया। कविता की जोरदार चीख सुनाई दी, मीरा हट जाओ, पीछे हो जाओ। इससे पहले कि मैं मुड़कर देख पाती, एक बहुत जोरदार झटका लगा। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट गई हो। हादसा इतना बुरा हुआ था कि सड़क पर खून ही खून फैल गया। मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। आखिरी चीज़ जो याद रही वह लोगों का शोर और एम्बुलेंस की आवाज़ थी। मैं बेहोश हो गई। घर वाले रोते पीटते मुझे अस्पताल ले गए। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत खून बह चुका था। पापा डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरी मीरा को सांस दे दीजिए। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने पापा को सहारा देकर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोटें बहुत गहरी हैं। पेट के निचले हिस्से में जोरदार चोट लगी है और अंदरूनी खून बहना रुक नहीं रहा। मम्मी जमीन पर गिरते हुए चिल्लाई, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, हमारी तो दुनिया लुट जाएगी, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कड़वी सच्चाई बताई, एक ही रास्ता है खून रोकने और उनकी जान बचाने का। हमें तुरंत उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। अगर अगले 10 मिनट में ऑपरेशन नहीं तो यह कुछ घंटों की भी मेहमान नहीं है। मम्मी बाल नोचते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची की तो अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, इसकी शादी भी नहीं हुई, ये आप कैसा अन्याय कर रहे हैं? डॉक्टर ने सख्ती से कहा, फैसला आपके हाथ में है, ज़िंदगी बचानी है या भविष्य। हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त मम्मी पापा के लिए मेरी ज़िंदगी ही सब कुछ थी। पापा ने रोते हुए दिल पर पत्थर रखकर फार्म पर दस्तखत कर दिए। मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई। जब मैं लंबी बेहोशी के बाद होश में आई तो मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पेट में बहुत दर्द था और शरीर हिलने डुलने लायक नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी ज़िंदगी बच गई है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी कितनी भयानक होने वाली है। अगर उस वक्त मालूम हो जाता तो शायद मैं कभी ज़िंदा रहने का सोचती ही नहीं। कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद मैं घर आ गई। शरीर से बहुत कमज़ोर थी, लेकिन लग रहा था कि मौत के मुंह से वापस आ गई हूँ। घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे,
लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब उदासी और डर छुपा हुआ था। वे मुझसे नजरें चुराने लगे थे। मुझे यह बात ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद पता चली। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। बाहर से मोहल्ले की औरतों की सरगोशियां सुनाई दी। एक औरत ने दिखावटी हमदर्दी से कहा, बहुत बुरा हुआ बेचारी मीरा के साथ। अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, जवानी में ही यह मुसीबत आ गई। दूसरी ने तीखे स्वर में कहा, हाँ सच कह रही हो, किस्मत खराब है उसकी। अब उससे शादी कौन करेगा। औरत तो होती ही बच्चा पैदा करने के लिए है। जब बच्चेदानी ही निकाल दी गई तो अब पूरी औरत कहाँ रही, वह तो बांझ हो गई। उम्र भर के लिए उनके शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांस अटकने लगी। मैं लड़खड़ाती हुई चारपाई से उठी और दीवार का सहारा लेती हुई दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पहली औरत ने डरते हुए कहा, अरे चुप करो, धीरे बोलो, अगर उसकी मम्मी ने सुन लिया तो क्यामत खड़ी कर देगी। वह तो किसी को खबर नहीं होने दे रही। मुझसे और खड़ा नहीं रहा गया। मैं तेजी से कमरे से बाहर आई। दोनों औरतें मुझे देखकर घबरा गई और बहाने बनाकर चली गई। मैंने उनकी तरफ देखे बिना सीधा मम्मी के कमरे का रुख किया और रोते हुए चीखी, मम्मी मम्मी। घबराकर मेरी तरफ भागी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो और इस हालत में उठकर क्यों आ गई? तुम्हारे टांके खुल जाएंगे। मैंने मम्मी के हाथ झटक दिए और कांपते हुए पूछा, मम्मी मोहल्ले की औरतें क्या कह रही हैं? क्या यह सच है कि मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई है? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? मुझे सच बताओ। मम्मी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मीरा बेटी मेरी बात सुनो, खुद को संभालो, तुम अभी कमजोर हो। मैंने सख्ती से कहा, मम्मी मुझे झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच जानना है। क्या वे औरतें सच कह रही थी या कोई मजाक है? मम्मी वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ बेटी हाँ, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने कहा था, जहाँ तो बच्चेदानी निकलेगी, जहाँ तेरी जान चली जाएगी। उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी वह मैं ही जानती थी। मेरे वह सारे सपने जो मैंने राजकुमार और सुंदर भविष्य के बारे में देखे थे, एक पल में टूटकर बिखर गए। मैं जानती थी कि ऐसी औरत की इस समाज में क्या अहमियत होती है। हर पुरुष को ऐसी पत्नी चाहिए होती है जो उसकी संतान को जन्म दे सके। मुझ जैसी अधूरी औरत को कौन अपनाएगा? राजकुमार के सपने देखने वाली लड़की अचानक एक ऐसी अंधी खाई में गिर गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की सारी रौनक खत्म हो गई। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगी। शीशे में अपनी खूबसूरत शक्ल देखती तो खुद से नफरत होने लगी। घर वालों का रवैया मेरे पूरी तरह ठीक होने के बाद तेजी से बदलने लगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी शादी कहाँ करें। मैं खुद भी शादी नहीं करना चाहती थी। जब मेरे सपने ही टूट चुके थे और मैं जानती थी कि कोई भी पुरुष मुझे नहीं अपनाएगा, तो ऐसा सोचती भी क्यों। एक रात पापा ने मम्मी से थके हुए स्वर में कहा, मीरा की मम्मी मैं क्या करूं? मुझे इस बच्ची का भविष्य अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मम्मी ने कहा, भगवान कोई रास्ता निकालेंगे, आप इतना परेशान मत होइए, अपनी सेहत खराब कर लेंगे। पापा ने कहा, कैसे परेशान ना हो, जवान बेटी घर में बैठी है। जो रिश्ते आते हैं वह सच्चाई जानकर ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो। मोहल्ले वाले ताने देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने घर वालों पर एक भारी बोझ बन गई हूँ। एक ऐसा बोझ जिसे वे उतारना तो चाहते हैं लेकिन उतार नहीं पा रहे। पापा मेरी छोटी बहन का रिश्ता देख रहे थे क्योंकि उसके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मम्मी इस बात के सख्त खिलाफ थी। वह कहती, मैं पहले बड़ी की शादी करूंगी तभी छोटी की। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बड़ी को बिठाकर छोटी के हाथ पीले कर दिए। लोग तो वैसे ही बातें बनाते हैं। माँ ने पापा से सख्त स्वर में बहस करते हुए कहा। पापा गुस्से में बोले, तुम समझती क्यों नहीं, बड़ी के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं छोटी का नसीब क्यों खराब करूं?
जो रिश्ता आया है उसे हाँ कर लो। पूरा गांव पूरा मोहल्ला जानता था मेरे बारे में, इसीलिए कोई भी रिश्ता आता तो उनको किसी न किसी तरह यह बात पता चल जाती और मेरा रिश्ता तुरंत टूट जाता। पापा बाहर किसी को साफ साफ बता देते थे, झूठ बोलकर मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। वे कहते थे हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ और जो उसका ऑपरेशन हुआ वह सबको पता होना चाहिए, फिर कोई रिश्ता करे तो हमें मंजूर होगा, वरना कल को बेटी का घर खराब होने का डर है। मेरी ज़िंदगी जो मेरे साथ धोखा कर रही थी वह किसी को नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन हालात से पूरी तरह थक चुकी थी। एक दिन माँ ने गुस्से में आकर पापा से कहा, कब तक मैं उसे यूं बिठा कर रखूँगी। मेरी छोटी बेटी की भी उम्र निकलती जा रही है, मुझे उसकी शादी करनी होगी। यह घर में एक मनहूस साया बनकर रह गई है। उनकी आवाज़ में अब वह ममता बिल्कुल नहीं थी जो हादसे से पहले हुआ करती थी। पापा भी तंग आकर चिल्लाए, तो मैं क्या करूं, कोई रिश्ता नहीं ले रहा, उसका बोझ ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, तुम ही कोई रास्ता निकाल लो। पापा कोई भी गलत रिश्ता ढूंढकर मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। वह कहते थे कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन माँ चाहती थी कि माँ बाप के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, इसीलिए वह मेरी शादी बस किसी भी तरह कर देना चाहती थी, चाहे वह आदमी कैसा ही क्यों ना हो, अंधा लंगड़ा या बूढ़ा, बस मेरे नाम के साथ किसी आदमी का नाम जुड़ जाए और मैं इस घर से निकल जाऊं। मेरे लिए बस यह सुनना एक जिंदा लाश बनने के बराबर था। मैं जो इस घर की रौनक और जान थी अब सिर्फ एक रुकावट और बोझ बनकर रह गई थी। मेरी रातें आंसू बहाते गुजरती और दिन अपने ही लोगों के चुभते हुए व्यवहार को सहते हुए। एक रात पापा की खांसी की आवाज ने सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। मैं घबराकर अपने बिस्तर से उठी और तेजी से उनके कमरे की तरफ भागी। माँ उनके सिरहाने खड़ी उनकी छाती को सहला रही थी और उनके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, पानी लाओ मीरा, जल्दी करो, तुम्हारे पापा की सांस उखड़ रही है। मैंने कांपते हाथों से जग से पानी गिलास में डाला और उनके होंठों से लगाया, लेकिन पानी उनके मुंह से बाहर कपड़ों पर गिर गया। आंखें खुली हुई थी। मैंने उनके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में रगड़ते हुए डरे हुए स्वर में कहा, क्या हो रहा है आपको? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पापा ने आखिरी बार बेबसी और दर्द भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। उनके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई आवाज़ ना निकल सकी। उनका सर एक तरफ ढुलक गया। मेरा एकमात्र सहारा, मेरा पापा मुझसे हमेशा के लिए छिन गया। पापा की अचानक मौत ने हमारे घर की नींव हिलाकर रख दी। घर में मातम छाया हुआ था, रिश्तेदारों की भीड़ थी, लेकिन मुझे अपना आप बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस हो रहा था। पापा के जाने के बाद घर में तंगी और मायूसी और बढ़ती गई। कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई अजय ने नशे की लत में बेचैन होते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मीरा, तुम पापा की पेंशन के पैसे कहाँ छुपा कर रखती हो? मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। मैंने गुस्से और नफरत से उसे घूरते हुए जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अजय? पापा को मरे अभी 40 दिन भी नहीं हुए और तुम नशे के लिए पैसे मांग रहे हो। अजय ने मेरी कलाई को जोर से पकड़ते हुए धमकी दी, मुझे भाषण मत दो, मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, मेरा हक है, चुपचाप निकाल कर दो वरना मैं सारा घर सर पर उठा लूँगा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वह लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। माँ ने रोते हुए आकर बीच बचाव करवाया, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि पापा के बाद अजय हमें जीने नहीं देगा। वह नशे की लत में अंधा हो चुका था। उसे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रही थी। माँ की परेशानियाँ रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। घर के हालात और अजय की रोज रोज की गुंडागर्दी से तंग आकर माँ ने मेरी छोटी बहन की विदाई का फैसला कर लिया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन मेरे लिए यह सब किसी सजा से कम नहीं था। मैंने एक दिन माँ के पास बैठकर अपनी दबी सी सिसकियों को रोकते हुए कहा, माँ, मैं बड़ी हूँ और छोटी मुझसे पहले जा रही है। लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या ताने देंगे? माँ ने बहुत कड़वे और बेदर्द स्वर में कहा, लोगों का मुंह मैं नहीं बंद कर सकती मीरा, तुम खुद बताओ, तेरा रिश्ता कौन लेगा? और मैं इस बच्ची का नसीब क्यों खराब करूं जो अपने घर जाकर खुश रह सकती है?
उसे तो जाने दो। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। बहन की विदाई वाले दिन मैंने लाल जोड़ा पहना तो मोहल्ले की औरतों की चुभती हुई निगाहें मेरे वजूद को छलनी कर रही थी। एक रिश्तेदार औरत ने दूसरे के कान में जहर उगलते हुए कहा, देखो जरा, वह खुद बांझ है और बहन की शादी पर ऐसे बन ठन कर फिर रही है जैसे अगली बारी उसकी हो। मैंने उसकी बातें सुनकर अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके और वहां से हट गई। बहन की विदाई के बाद घर वीरान हो गया। अब इस सूने घर में सिर्फ मेरी बीमार माँ और एक नशेड़ी भाई रह गया था। माँ ने रिश्ते करवाने वाली सुमन आंटी को बुला लिया। उनकी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। माँ ने सुमन आंटी के सामने अपने दुपट्टे का पल्लू फैलाते हुए बेनती की, सुमन, मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता ढूंढ लाओ। मुझे अब उसका बोझ नहीं सहा जाता। जैसा भी रिश्ता मिले बस मेरी बेटी का घर बसा दो। सुमन आंटी ने बात को घुमाते हुए जवाब दिया, देखो बहन, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मीरा के साथ जो दिक्कत है उसकी वजह से कोई अच्छे घर का आदमी तैयार नहीं होता। हर किसी को बच्चे चाहिए। माँ ने रोते हुए कहा, मुझे कोई बच्चे वाला नहीं चाहिए, बस कोई उसे रोटी कपड़ा दे दे और उसकी इज्जत बचा ले। मेरा अजय तो उसे बेच खाएगा मेरे मरने के बाद। मैं दरवाजे की ओट से यह सब सुन रही थी। मेरी इज्जत, मेरी पहचान, मेरी खूबसूरती, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। मैं एक ऐसा सामान बन चुकी थी जिसे कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद सुमन आंटी दोबारा हमारे घर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में चालाकी थी। उसने खुशखबरी सुनाते हुए माँ का हाथ पकड़ा, बधाई हो मीरा की माँ, मैं एक ऐसा रिश्ता लाई हूँ, तुम्हारी बच्ची राज करेगी। लड़का बहुत अमीर है, अपना बड़ा घर और अकेला रहता है। माँ की आंखों में उम्मीद की एक चमक पैदा हुई। उन्होंने पूछा, सच कह रही हो सुमन आंटी? क्या वह लड़का मीरा की सच्चाई जानता है? सुमन आंटी ने अचानक अपना स्वर गंभीर कर लिया। हाँ, वह सब जानता है, लेकिन एक दिक्कत है। माँ घबराते हुए बोली, क्या दिक्कत है? लड़का अपाहिज है, जहाँ उसकी पहले से कोई बीवी है। सुमन आंटी ने जैसे बम फोड़ा, नहीं, लड़का अपाहिज नहीं है, बस वह कोई आम आदमी नहीं है, वह एक हिजड़ा है। माँ के हाथ से चाय की प्याली छूट कर जमीन पर गिरी और टूट गई। मैं जो अंदर से चाय लाने वाली थी, मेरे कदम वही रुक गए। माँ ने गुस्से में चीखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, यह तुम क्या बकवास कर रही हो सुमन? मेरी बेटी इतनी भी नहीं गिरी हुई कि मैं उसकी शादी एक हिजड़े से करवा दूं। तुम मेरे घर से निकल जाओ। सुमन आंटी ने ठंडे स्वर में कहा, देख लो बहन, गुस्सा ना करो। वह हिजड़ा है लेकिन कमाता बहुत अच्छा है। उसकी अपनी दुकानें हैं, मीरा को रानी बनाकर रखेगा, वरना इस बांझ लड़की को कौन अपनाएगा, सोच लो। यह कहकर वह घर से निकल गई। मैं तेजी से बाहर आई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी हिजड़े के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। क्या मेरा यही अंजाम होना था? मैंने हिचकियाँ लेते हुए अपनी माँ के सीने पर सर रख दिया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी सोच थी। रात हम दोनों माँ बेटी ने जागकर गुजारी। सुबह हुई तो माँ का फैसला बदल चुका था। उन्होंने नाश्ते के बर्तन समेटते हुए बहुत साफ स्वर में कहा, मीरा तुम तैयार हो जाओ। मैंने सुमन को हाँ कर दी है। मैंने बाल नोचते हुए पागलों की तरह कहा, क्या माँ आप पागल हो गई हैं? मैं एक औरत हूँ, मैं किसी हिजड़े की बीवी कैसे बन सकती हूँ? मुझे उसके नाम से ही नफरत है। माँ ने भी मेरे बराबर चीखते हुए मेरा बाजू झकझोरा। फिर क्या करूँ बता, मुझे क्या करूँ? कब तक यूं मेरे सहारे बैठी रहोगी? पता नहीं कब मैं आंखें बंद कर जाऊं। यह नशेड़ी बाई तेरे साथ क्या करेगा तुम जानती नहीं हो। मैंने उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बेनती की, माँ मैं मजदूरी कर लूँगी, लोगों के घरों में बर्तन मांज लूँगी, लेकिन मुझे इस जिल्लत में मत धकेलो। भगवान के वास्ते मुझ पर रहम करो। माँ ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, मैं तेरी मजदूरी पर जिंदा नहीं रह सकती और यह समाज अकेली औरत को जीने नहीं देता। वह तुझे इज्जत की रोटी देगा, जाकर अपने कपड़े पैक कर ले। शादी शुक्रवार को है। और मुझे फर्श पर रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। शुक्रवार का दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैंने लाल कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे मैं अपना कफन पहनकर मौत की तरफ जा रही हूँ। कोई ढोल नहीं, बाजा नहीं, कुछ मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और मेरी शादी हो गई। जब मैंने रोते हुए फेरे लिए तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से उड़ गई। मैं अब मीरा नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा बेजान शरीर बन चुकी थी जिसे हालात ने बेच दिया था। मेरी विदाई हुई तो मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर लाया गया। वह वाकई एक बहुत बड़ा और आलीशान घर था। घर में हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन मेरे लिए यह सब मिट्टी के बराबर था। मैं एक सजे हुए कमरे में बिस्तर पर सिमटी हुई बैठी थी। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था और दिल डर और घुटन से उछल रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वह कमरे में दाखिल हुआ। मैंने डरते डरते निगाहें उठाकर देखा। उसका कद लंबा था और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने आम आदमियों वाला लिबास पहना हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में सुमन आंटी की बात हथौड़े की तरह बज रही थी कि वह एक हिजड़ा है। उसने बहुत नरमी और धीमे स्वर में मुझसे दूरी पर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीरा। मैं जानता हूँ तुम किन हालातों में यहाँ आई हो। मैंने अपने दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठी में दबोचते हुए नफरत भरे स्वर में उसे चेतावनी दी, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वह मेरी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम आराम करो। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा, और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने तेजी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं दीवार के साथ लगकर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं जो अपने सपनों का राजकुमार ढूंढती फिरती थी, आज एक हिजड़े के साथ उसके कमरे में कैद हो चुकी थी। इस घर में मेरी जिंदगी एक अजीब और धीमी रफ्तार से गुजरने लगी। मैं इस हिजड़े को देखकर कभी कभी बहुत हैरान होती। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार जताता था। एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पर खाना सजाते हुए बहुत खुशी से मुझे बुलाया, मीरा आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूँ, आओ मिलकर खाते हैं। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखते हुए मुंह फेर लिया और वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी। मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खा लो। वह मेरे पीछे आते हुए चिंता से बोला, कुछ तो खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने पलटकर जहरीले स्वर में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तबीयत की फिक्र तुम मत करो और मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारी परछाई भी मुझ पर पड़ती है तो मुझे घिन आती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरा दुख आया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। उसने ट्रे टेबल पर रखी और खुद घर से बाहर चला गया। वह मुझे छूता तक नहीं था, लेकिन मेरा इतना ख्याल रखता था कि मुझे उसकी इन हरकतों पर हैरानी भी होती और बहुत गुस्सा भी आता। जिस तरह वह मेरा ख्याल रखता था, मुझे उससे कहीं ज़्यादा नफरत महसूस होती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, मेरा सारा शरीर तप रहा था और मुझ में बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी। वह दुकान से वापस आया तो मेरी हालत देखकर पागलों की तरह परेशान हो गया। उसने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए घबराहट में कहा, मीरा तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो आग की तरह तप रही हो। मैंने बुखार में भी पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। हटाओ अपने हाथ। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। वह तुरंत रसोई में गया और ठंडे पानी की पट्टियाँ लाकर मेरे माथे पर रखने लगा। वह सारी रात मेरे सिरहाने बैठा रहा और मेरी सेवा करता रहा। मुझे जरा सी भी तकलीफ होती तो मुझ पर जान तक लुटा देता था। मैं यह सब देखकर भी उसे कभी दिल से स्वीकार ना कर सकी, बल्कि मेरी नफरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता था कि यह अपनी दिखावटी मोहब्बत से मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। मैं इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ना तो उसके प्यार में कोई फ़र्क आता और ना ही कभी मुझसे सख्ती से बात करता। वह बहुत नरमी से पेश आता, जैसे उसे दुनिया की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। एक दिन उसने शॉपिंग बैग मेरे सामने रखते हुए बच्चों जैसी खुशी से कहा, देखो मीरा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते लाया हूँ, तुम्हें यह रंग बहुत पसंद आएगा। मैंने बैग्स को पैर की ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया। मुझे तुम्हारी लाई हुई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यह सब कूड़ा है मेरे लिए।
उसने चुपचाप वे बैग्स उठाए और अलमारी में रख दिए। उसके घर में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। यह नफ़रत रोज़ ब रोज़ और बढ़ती जा रही थी और मेरे दिमाग में इस कैद से निकलने के खतरनाक प्लान बनते जा रहे थे। मैं इस हिजड़े के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने का ख्याल भी नहीं कर सकती। सुबह की रोशनी खिड़की से सीधी मेरी आंखों में पड़ रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने उसकी शक्ल थी। उसने एक सजी हुई ट्रे मेरे बेड के साइड टेबल पर रखते हुए बहुत खुशी से कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाया हूँ, उठ जाओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने एक झटके से कंबल अपने ऊपर से हटाया और गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना मत आया करो, तुम अंधे हो या बहरे हो? मैंने चिल्लाती हुई आवाज़ में उसे डांट दिया। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने चिंता से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। तुम कल रात से भूखी हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है। मैंने हाथ के इशारे से उसे बाहर जाने को कहा। तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे सामने से हट जाओ और अपना यह नाश्ता भी यहाँ से ले जाओ। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसका यह नरम स्वभाव और सहनशीलता मेरे अंदर की आग को और भड़का देती। दोपहर के वक्त वह एक लाल रंग का मखमली डब्बा हाथ में लिए दोबारा मेरे कमरे में आया। उसने वह डब्बा मेरे सामने खोलते हुए उत्साह भरे स्वर में कहा, मीरा यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह सब पसंद आएगा। उस डिब्बे में एक बहुत खूबसूरत और भारी सोने का सेट रखा हुआ था, जिसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। मैंने सोने के सेट को बहुत नफरत से देखते हुए पूछा, यह सब क्या है और तुम यह किस खुशी में लाए हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से जवाब दिया, तुम मेरी बीवी हो और यह तुम्हारा हक है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की हर खुशी और हर कीमती चीज़ पाओ। मैंने वह मखमली डब्बा उसके हाथ से छीना और पूरी ताकत से दीवार की तरफ दे मारा। सोने का सेट जमीन पर गिरकर बिखर गया। मैंने बहुत गंदे शब्दों में उसकी जात पर सीधा वार किया, मुझे तुम्हारी लाई हुई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम इन पैसों और इस सोने से मुझे खरीद लोगे? यह हिजड़े की लाई हुई चीज़ें मेरे लिए कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी आंखों में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। उसकी आवाज़ में पहली बार हल्की सी कांप थी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था मीरा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम मेरे जज्बात को हर बार पैरों तले रौंद देती हो। मैंने उसके दर्द को नज़रअंदाज करते हुए और साफ साफ कहा, तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो कि मैं एक अधूरे इंसान के गले लगकर खुशी के गीत गाऊं? तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप हो। वह चुपचाप ज़मीन पर बिखरा हुआ सोना समेटने लगा और डब्बा वहीं मेज पर छोड़कर बाहर निकल गया। उसका यह सहन करना मुझे अंदर से पागल कर रहा था। मैंने सर पर चादर ओढ़ी और किसी को बताए बिना घर से निकलकर अपनी माँ के मोहल्ले की तरफ चल पड़ी। घर का दरवाज़ा खुला था और माँ आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। मुझे इस वक्त देखकर उनके चेहरे पर खुशी की बजाय तेज परेशानी छा गई। उन्होंने छुरी एक तरफ रखते हुए घबराहट से पूछा, मीरा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तेरा पति कहाँ है? मैंने रोते हुए माँ के गले लगने की कोशिश की। वह मेरा पति नहीं है माँ, आप जानती हैं वह क्या है। मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं वापस आ गई। माँ ने मुझे पीछे धकेल दिया और सख्ती से मेरा बाजू पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कड़वे और बेदर्द आवाज़ में मुझे डांटा, पागल हो गई हो तुम? यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा घर अब भी वहीं है और तुम्हें मरते दम तक वहीं रहना है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में कहा, माँ मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस कैद से निकालो। मैं किसी के घर के बर्तन मांज लूँगी, लेकिन मुझे इस हिजड़े के पास वापस मत भेजो। माँ ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ फैसला सुनाया, तेरी अक्ल खराब हो गई है। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि एक बांझ लड़की को उसका पति भी नहीं रख सका और वह वापस माँ के सिर पर आ बैठी है।
मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकती। इसी वक्त मेरा भाई अजय नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ आंगन में आया। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक लालची चमक आई। उसने मेरा कंधा झकझोरते हुए पैसों की मांग की। अरे वाह, मेरी अमीर बहन आई है। तेरे इस अमीर पति ने तुझे कितने पैसे दिए हैं? ला मुझे दे, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने उसे धक्का देते हुए तेज गुस्से से कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और तुम मुझसे दूर रहो। अजय ने मुझे गालियां देते हुए धमकाया। पैसे कैसे नहीं हैं? वह हिजड़ा पैसों में खेलता है। जाकर उससे मांग और मुझे दे, वरना मैं तुझे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। मैंने भी चीखते हुए जवाब दिया, यह घर मेरे पापा का है, तुम्हारी जागीर नहीं है जो तुम मुझे निकालोगे। माँ ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया। चुप हो जा मीरा और तमाशा मत बना। यहाँ तेरा कोई घर नहीं है। शराफत से अपने पति के पास वापस चली जा, वरना अजय तुम्हें मार मार कर जान से मार देगा। माँ की आवाज़ में ममता का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने बहुत बेबसी और नफरत से अपनी माँ और भाई को देखा। मुझे समझ आ गई थी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपने घर की दहलीज को आखिरी बार देखा और आंसू साफ करती हुई वापस मुड़ गई। मैं वापस उसके घर पहुंची तो वह दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। उसने मेरे करीब आते हुए बेचैनी से कहा, तुम कहाँ चली गई थी मीरा? मैंने सारा मोहल्ला शान मारा, मुझे कम से कम बताकर तो जाया करो। मैंने अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए जहर भरे स्वर में कहा, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम मेरे रखवाले मत बनो। उसने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मुझे लेना देना है क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैंने चिल्लाती हुई आवाज़ में अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाला। मेरी फिक्र करना छोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम मेरी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? उसने बहुत शांत और पक्के अंदाज में कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो। तुम एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझोगी। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिमाग की रगें फटने लगीं। वह मुझे किसी हालत में तलाक देने पर राजी नहीं था। मेरी नफरत अब एक खतरनाक इरादे में बदल चुकी थी, जिसमें किसी रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे हर कीमत पर इस इंसान रूपी अभिशाप से छुटकारा चाहिए था। अगले दिन मैंने एक पक्का और आखिरी फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बना लिया जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में इस हिजड़े का कोई वजूद नहीं रहना था। मैंने सुबह नाश्ते की मेज़ पर बहुत साफ स्वर में उसे बताया, मुझे बाजार जाना है, घर में कुछ ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया है। उसने तुरंत मेरी सहूलत का ख्याल रखते हुए पेशकश की, लाओ मुझे लिस्ट लिख कर दो, मैं बाजार से सब कुछ ले आऊँगा। तुम्हें धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने निगाहें चुराते हुए एक झूठ बोला, कुछ औरतों का सामान है जो मैं खुद ही ला सकती हूँ, तुम बस मुझे पैसे दे दो। उसने बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से हज़ारों रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। उसने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने पैसों को मुट्ठी में दबोचा और घर से बाहर निकल आई। मेरे कदमों में अजीब सी तेजी थी और दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका था। मुझे उसके मरने का कोई दुख नहीं था क्योंकि मेरे लिए वो मेरी बर्बादी की वजह था। मैं सीधी बाजार गई और एक पुरानी दुकान से बोली, चाचा चूहे मारने की दवाई दे दो, घर में बहुत चूहे हैं। दुकानदार ने काली पुड़िया देते हुए कहा, बेटा ये बहुत तेज जहर है, संभाल कर रखना। मैंने पैसे दिए और मुस्कुराकर बोली, जी चाचा ध्यान रखूंगी। घर आते वक्त मैंने थोड़ा और सामान खरीदा ताकि करण को शक ना हो। मेरे दिमाग में बस एक बात थी, आज़ादी, और वो पुड़िया मेरी आज़ादी की चाबी थी। रात को किचन में मैंने चुपके से उसके खाने में वो जहर मिला दिया। सब्जी में सब घुल गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, मीरा तुम ठीक हो? बुखार है फिर भी काम कर रही हो, आओ आराम करो। मैं डर गई, पीछे मुड़ी तो करण खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली फिक्र थी। मैंने जल्दी से रैपर दुपट्टे में छुपाया और बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आज मैंने बनाया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। आज तक मैंने उससे प्यार से बात नहीं की थी। हम दोनों खाना खाने बैठे। कमरे में सिर्फ बर्तनों की आवाज़ थी। उसने बड़े चाव से खाना खाया। निवाले पर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा।
मीरा, आज खाना बहुत अच्छा बना है। मैं चुप रही, अंदर से सोच रही थी बस अब कुछ देर में सब खत्म। 10 मिनट बाद उसने अचानक पेट पकड़ा और खांसने लगा। माथे पर पसीना, चेहरा नीला पड़ गया। मीरा, सीने में आग लग रही है। सांस। पानी का गिलास हाथ से गिर गया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैं वहीं बैठी रही, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई। तड़पते हुए उसने जेब से एक कागज निकाला और मेरे हाथों में दे दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार था, नफरत नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कागज खोला। मीरा, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं पूरा मर्द हूँ। मेरा दिमाग घूम गया। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, तुमसे शादी करना चाहता था। जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ तो मैंने नाटक किया ताकि तुम हीन भावना में ना आओ। मैं तुम्हें नई जिंदगी देना चाहता था। मैंने कभी तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखा। अपनी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दी है, साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी थी। कागज मेरे हाथ से गिर गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। करण, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया। डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसने आखिरी बार मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है मीरा, तुम पास हो, यही काफ़ी है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आखिरी सांस तक उसमें मेरे लिए मोहब्बत थी। मैं उसके ऊपर गिरकर चीख चीख कर रोई। मैंने अपने मसीहा को खुद मार दिया। अगले दिन मैं थाने गई और बोली, साहब, मैंने अपने पति को मार दिया है, मुझे जेल भेज दीजिए। कोर्ट ने मुझे उम्र कैद की सजा दी। आज जेल में हूँ लेकिन असली सजा तो हर रात आती है। उसका चेहरा, वो खाना, वो आखिरी चिट्ठी, सब याद आता है। तब समझ आया, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं वही अपना सबसे बड़ा हमदर्द होता है, और जिसे हम चाहते हैं वो हमें बर्बाद कर देता है। मेरे घमंड और नफरत ने एक हीरा मिट्टी में मिला दिया। अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ तो 100 बार सोचती हूँ, काश उस दिन मैंने एक बार करण की आंखों में देखा होता, काश मैंने चिट्ठी पहले पढ़ ली होती, काश मैं समाज की बातों में ना आती। मेरा पछतावा, मैंने नफरत को इतनी जगह दी कि प्यार दिखा ही नहीं। मैंने एक मर्द को हिजड़ा समझकर ठुकरा दिया जबकि वो मेरा भगवान था। मैंने आज़ादी के चक्कर में अपनी ही जिंदगी की जेल बना ली। सबसे बड़ा गुनाह, मैंने एक बेटी के नाम पर माँ को मार दिया। इस कहानी से सीख, चेहरे और नाम से रिश्ते मत तोलो। दिल देखो, करण हिजड़ा बनकर भी मर्दों से ज़्यादा मर्द था। बेटी बोझ नहीं होती, बोझ वो सोच होती है जो बेटी को बोझ समझती है। जल्दबाजी में लिया फैसला पूरी जिंदगी रुलाता है। एक बार बात कर लेते तो आज सब अलग होता। जिसे हम दुश्मन समझते हैं वही सबसे बड़ा हमदर्द निकलता है, और जिसे अपना समझते हैं वही सबसे पहले धोखा देता है। पछतावे की कोई दवा नहीं होती। गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, पर जान मत ले लो। आज लोग मुझसे पूछते हैं, मीरा, तुम्हें नींद कैसे आती है? मैं कहती हूँ, आती ही नहीं। हर रात कर्ण आकर पूछता है, मीरा, खाना अच्छा बना था ना? और मैं जवाब नहीं दे पाती। अगर मेरी कहानी एक भी इंसान को बदल दे, एक भी बेटी को बचा ले, तो शायद मेरा यह पछतावा थोड़ा हल्का हो जाए। नफरत एक पल का गुस्सा है, पर उसकी सजा पूरी उम्र होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।